नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ जब पीडीएम ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, ऑपोजिशन अलायंस ने अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख को आगे डिले करके 23 मार्च की तारीख रखी तो हमें तो बज़ाहिरन यही लगा कि हुकूमत को बहुत खुश होना चाहिए और पीडीएम ने कोई फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सकी, कंसेंसस नहीं हुआ। लेकिन वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद इस तारीख की चॉइस पे खासे भरम और परेशान और नाराज़ नज़र आते हैं और उनका कहना यह है कि ये तारीख जो है 23 मार्च की, ये तो अफवाज पाकिस्तान के परेड का एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और सेलिब्रेटेड दिन है और पीडीएम को चाहिए कि अपनी कोई तारीख आगे करे या इसके पीछे करे। शेख रशीद क्या कहते हैं, इतने संजीदा अंदाज से वो हम सुन लेते हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां अपोजिशन ने 4 माह पहले कॉल दी है और यौम पाकिस्तान पर दी है और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च जो है वो फ़ौज पाकिस्तान का एक आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है जिसमें कि सारी कौम जो है उसके लिए उसमें शरीक होती है। इसको 15 दिन पहले लें या 7 दिन बाद ले जाएं, 3.5 साल बाद तारीख देने का फैसला किया तो वो भी आपने गलत किया। नाज़रीन इसके जवाब में एहसन इकबाल साहब ने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने समझाया कि 23 मार्च की अहमियत जो है वो सिर्फ मिलिट्री परेड की नहीं है बल्कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी इसकी बड़ी अहमियत है। 23 मार्च 1956 वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान की नई मुमलिकत ने अपना आइन बनाया था। अवाम की उमंगों और इस मुल्क को आइन के ऊपर चलाने का दिन है। 23 मार्च 2022 उस जंग को और उस जिद्दोजहद को इंशाअल्लाह ताला फैसला कुन बनाने का दिन होगा। रवायती तौर पे फौजी परेड होती है लेकिन इस दफ़ा 23 मार्च को अवामी परेड ही होगी। रवायती तौर पे फौजी परेड होती है लेकिन इस दफ़ा 23 मार्च को अवामी परेड होगी। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ शामिल हैं इस वक्त जनाब आमिर खयानी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हेल्थ रह चुके हैं, मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खयानी साहब। मुझे PMLN की लीडर जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे, टेलीविजन एंकर भी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। आमिर महमूद खयानी साहब, एहसन इकबाल साहब ने बड़ा मौजूद एक्सप्लेनेशन दी है 23 मार्च की। अब तो मेरे ख्याल आपका एतराज़ नहीं रहेगा कि 23 मार्च की तारीख पे आखिर जो तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बिल्कुल वो जो भी एक्सप्लेनेशन दें, पॉइंट ये नहीं है। वो जो बेसिक पॉइंट उन्होंने की है कि वो जो 3.5 साल से वो जो इसको ये पीडीएम का जो जलवा दिखाने की कोशिश करें वो अनफॉर्चुनेटली उधर है नहीं। 3.5 साल पहले तो पीडीएम नहीं थी, वही बनी है साल पहले। 2-1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले भी ये नारे लगे थे। एक्चुअली इनके पास ग्राउंड पे ना कुछ है नहीं और पीडीएम अब रही नहीं है। एक्चुअली ये मुर्दा है जिसम है जिसके आज़ाद जो हैं वो टूट चुके हैं। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, तो इसको घसीट रहे हैं। अब क्योंकि 23 मार्च जो क्योंकि एक वो ऐसा दिन है कि जहाँ पे हर चीज़ हाईलाइट होती है, हर चीज़, इनको वो दिन चाहिए था टू यूज देयर। आपको शक है कि मिलिट्री परेड की सिग्निफिकेंस की वजह से ये 23 मार्च है? वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी है और लोगों को ये नाम और जो डेट रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये क्योंकि इनका अपना तो कुछ एजेंडा है नहीं तो ये इसको यूज करना चाह रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की आइन का तो इन्होंने जो धज्जियां बिगेड़ी हैं उसको तो खैर अब जिक्र ही ना करें ना। वो तो अब ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आइन से इनका कोई दूर दूर का तल्लुक ही अनफॉर्चुनेटली नहीं है क्योंकि ये जिस तरह करते रहे और अभी ये सारे मामलात हुए हैं। और मैं पीडीएम पे आता हूँ जी। पीडीएम का मुझे बताएं कि इनके पीडीएम में इनके पास कौन रह गया? अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले 800 बंदे इनसे इकट्ठे नहीं हुए। अब ये परेड ही करेंगे। इनको चाहिए कि वो जो परेड लाइनों में खड़े होकर ना परेड करते हैं, मौलाना साहब भी करवाते होते हैं, खड़े होते हैं और सारा डंडा वो बरदार उनके सामने से गुजरे होते हैं। ये इतना ही रह गया है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़ीरो है। अच्छा। ना पहले थी और ना अब होगी क्योंकि देखिए हमें तो इनसे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ और बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि हमें इनसे किसी किस्म का, ये 23 को करें, 28 को करें या उससे पहले कर लें, डजंट मैटर। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है ना कि चूँकि माशी हालात खासे कमज़ोर हैं
और पीडीएम के कोई भी सियासी जमात इस मौके पे आपको हटाना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि इस किस्म की मुश्किल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को तो कोई इनहेरिट नहीं करना चाहेगा। वो चाहेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाएं, इंटरनेशनली को तेल की कीमतें कम हो जाएं, पाम ऑयल की कीमतें कम हो जाएं, एलएनजी की कम हो जाएं, वीट की कम हो जाए, शुगर की, फिर वो खुद ही फिर वो आना चाहेंगे। नहीं देखिए, वो जो मर्जी करे, नहीं अभी तो इतने डेस्परेट है ना मौलाना साहब, तो जब से अपने ये निकले हैं ना यहाँ से मिनिस्टर इनक्लेव से, तब से उनकी डेस्परेशन बढ़ती चली जा रही है। वो तो कहते हैं मैं कुछ दिन हो मैं वापस मिनिस्टर इनके के घर कौन से इतने अच्छे हैं? नहीं सर, मैं बस आप बेशक देख लें मौलाना साहब के जो चेहरे पे जो उनकी वो जो उदासी आपको अंदाजा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, मुझे हम आपको बड़े मैं वसूख से कह रहा हूँ कि ना पीएम साहब जब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती है, या बिलीव मी पीडीएम का जिक्र भी नहीं होता। ये मैं आपको अंदरून कहानी बता सकता हूं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि आमिर कयानी साहब, आप लोग तो चले हैं लॉन्ग मार्च कर रहे हैं 23 मार्च को, और उसको आपने बड़े खास दिन रखा है, लेकिन यहाँ आमिर कयानी साहब तो बड़ा मुस्करा के ये कह रहे हैं कि हमारी जब मीटिंग्स होती हैं तो पीडीएम का जिक्र भी नहीं होता। इस हद तक पीडीएम जो है अपनी अहमियत को पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए खो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, जब भी आमिर कियानी साहब की कोर कमेटी की मीटिंग होती है, उस पर पाकिस्तान के माशी हालात डिस्कस नहीं होते, उसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात डिस्कस नहीं होते, ये जो महंगाई का तूफान है ये डिस्कस नहीं होता, IMF के पास इन्होंने मुल्क गिरवी रख दिया ये डिस्कस नहीं होता, डॉलर की उड़ान कहाँ पहुंच गई ये डिस्कस नहीं होता। ये आपको कैसे पता? एक बात डिस्कस होती है, वो होती है कि नैब किस तरह, नैब के केसेस बनाए जाएं, FIA को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस तरह जाकर शाम को अपोजिशन के ऊपर दम तोड़। सर ये तो आप तंजन कह रहे हैं, ये तो तंज में कह रहे हैं, ये तो तंज में कह रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, ये वो डिस्कशन है। अगर ये कोई सीरियस डिस्कशन करते तो पाकिस्तान के माशी हालात आज ज्यादा सब इस जगह पर होती, आज इस तरह महंगाई होती पाकिस्तान के अंदर, आज इस तरह इन्होंने जिस तरह IMF की कंडीशन मान ली है, कोई गैरतमंद हुकूमत मान सकती है ये बात। और इवन सऊदी अरेबिया से जो पैसा आया वो हमारा एक दोस्त मुल्क है, हमारा हमेशा मदद करता है। आपने यकीनन वो कंडीशन देखी होगी कि कितनी सख्त कंडीशन उन्होंने इन पर रखी है। डॉलर आज पहुंच कहाँ गया है, गरीब आदमी की जिंदगी इनकी कितनी मुश्किल हो गई है कि ये लाहौर का इलेक्शन छोड़कर भाग गए। इन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं डाले कि इनको पता था कि यहाँ लाहौर और पाकिस्तान के लोग हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे, तो उसके लिए तो ये अपने इन्होंने राय फ्राख क्या कर लिया। जाहिर है इनकी कमेटी में पीडीएम के ऊपर भी नहीं डिस्कशन होती होगी और मुल्क की बाकी सूरत हाल पे भी डिस्कशन नहीं होती है। और अगर ये पीडीएम से इतने खौफजदा नहीं है तो फिर सर ये जुबानी जमा खर्च ना करें, प्रैक्टिकल बात करें। अच्छा, मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं, मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं, मैं उनकी तरफ भी चलना चाहता हूं। और नाज़रीन, इससे पहले इफ्तिखार साहब को भी और आप सबको मैं एक बहुत दिलचस्प टुकड़ा सुनाता हूं। चूंकि सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने जिक्र कर दिया लाहौर के इलेक्शन यानी 133 का, जहां पर एक बार फिर पहली दफ़ा बहुत मुद्दतों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जश्न मनाया है। वो ये समझते हैं कि उनका अहिया हो गया, उनकी रेनोवेशन हो गई है, वो एक रेस्टोर हो रही है पार्टी पंजाब के अंदर। क्या वाकई रेस्टोर हो रही है? आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रा टुकड़ा सुने। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। ये थोड़ी बड़ी थी, उससे थोड़ी बड़ी थी तो बीवी साहिबा भी यहाँ से जीती थी, मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ, मोहल्ले, बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। और ये सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे, हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे। पाकिस्तान के ये खिलाफ है, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। ये नाज़रीन, आपने सुना। मैं इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ आता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है। आसिफ अली जरदारी साहब, यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एक साइज़ होता है, उसकी बाउंड्री जो होती है, उसको नए सिरे से तय करना चाह रहे हैं? बाज़ लोगों को शक है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM जो है उसकी सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि EVM होनी चाहिए। वो किसी तरफ इशारा नहीं कर रहे। अच्छा, जहाँ तक हल्का बंदियों का तल्लुक है, ये हल्का बंदी एक मुसलसल अमल होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये करता रहता है।
और ये जो तासर उन्होंने दिया ना, को खास बरादरियां ला के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिठाई जाती हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। मुझे अफसोस हुआ अपने इतने अहम लीडर के इस बयान को सुन के। वो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी को की सरबराही करते हैं। ऐसे नहीं होता है। ये जो डिलिमिटेशन होती है इसका एक प्रोसेस होता है, डिलिमिटेशन का कानून है, उसके मुताबिक होता है। उसमें ये नहीं कि अपनी मर्जी की गली उठा के दूसरी गली के साथ जोड़ दिया जाए। आई एम वेरी सॉरी जो कुछ मैंने सुना। एक बात, और 77 के बाद साफ ज़ाहिर है सिर्फ लाहौर में या पंजाब में डिलिमिटेशन नहीं हुई है, पूरे मुल्क के जो इंतखाबात हैं उनके लिए डिलिमिटेशन हुई है और होती रहेगी। ये कोई नई अनोखी अनहोनी बात नहीं कहती है। मुझे अफसोस हुआ इस फिक्रे को सुन के कि बरादरियां लाके बिठाई जाती हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। ये वही शहर है, इस वो जहाँ से इन्हीं बरादरियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो एक इस सूबे से तलक न रखने के बावजूद यहाँ आए और वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह बने और सबसे ज्यादा जो वोट लिया, जो सबसे ज्यादा नशिस्तें ली, वो पंजाब से ली। सिंध से उनको मेजॉरिटी नशिस्तें नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के बारे में और पंजाब के रवैयों के बारे में इस किस्म का जो रवैया है, ये अफसोसनाक है। हाँ, हमें समझ आ रही है कि ये सारी खेल क्या है। मतलब मैं बतौर एक आप कह सकते हैं कि नाम नहाद तजियाकार ये समझता हूँ ये खेल क्या है। बस एक ऐसा इलेक्शन जिसमें पीटीआई नहीं है, बिल्कुल सिरे से है ही नहीं है, जिसमें एलटीपी है नहीं है, तहरीक लिबाकी पाकिस्तान है नहीं है, और जिसके कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बिकॉज बाउंड्री के ऊपर उनका मुल्तान रोड का वो मकबरा है, उनका जो उनके लीडर है और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और टीएलपी ने जो आज से कुछ महीने पहले तहरीक शुरू की थी, यहाँ इस इलाके को 3 दिन के लिए जो मफलूज बनाया गया था, उस इलाके की मेजॉरिटी इस हल्के में फॉल करती है। इस हल्के से एसपी को अगवा करके ग्रेड स्टेशन में यह कमाल बनाया गया। उन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। और हैरानकुन बात यह थी कि अलामा तहरुद्दादी साहब काफी दिनों से कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस इलेक्शन में मेन रोड के ऊपर उनका दफ्तर न सिर्फ खुला हुआ था बल्कि आवाजा था, वहाँ पे झंडे लगे थे, वहाँ पे लाइटें लगी हुई थी। ठीक, ये सारी बातें समझनी चाहिए। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब किसको सपोर्ट कर रहे थे इस इलेक्शन में? Obviously they were voting for this Pakistan People's Party. Very interesting. और एक सेकंड होल्ड करें ना, जब आपने ये बात सुनाई है मुझे तो सुन लेना। शैला रजा यहाँ थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे थे, मंजूर यहाँ पे था, कायरा साहब यहाँ पे थे, गली गली वो गए। और वो इल्जाम मैं नहीं लगाता जो इल्जाम लग चुके हैं इन पे, क्योंकि का वक्त है कि अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता, अगर आंखों से देख लेता तो मैं जरूर कहता मैंने आंखों से देखा नहीं। लेकिन इसके बाद ये बात करनी, मुझे अफसोस इस बात पे है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी फर्द के कहने पर बन सकती होगी एक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की कौमी असम्बलियों का तयन अफराद करते हैं। ये मुमकिन नहीं। उसका कानून है, बड़ा दिलचस्प। आपने वो कानून इजाजत नहीं देता। मेरे साथ हैं इफ्तिखार साहब। आपने डॉक्टर मोहित, एक मिनट, ये हरकत करने की कोशिश की गई कराची में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी पट्टी के अंदर, एक लंबी पट्टी के अंदर, जो कि तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी थी और वहां पे उसमें शदीद एहतजाज हुआ। बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन, आपको भी याद आया होगा और मुझे भी याद आया इफ्तिखार साहब के कमेंट को सुन के कि इफ्तिखार साहब ने एक से ज़्यादा इलेक्शन में, इलेक्शन सेल जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े टेलीविज़न चैनल का उस वक्त जियो टेलीविज़न था, उसको उन्होंने हेड किया। तो ज़ाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स और उसकी हल्का बंदियों के जो डायनामिक्स हैं उस पर इफ्तिखार अहमद साहब की बड़ी गहरी नज़र। मेरे साथ रहिए ज़रा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आमिर महमूद कियानी साहब की इजाज़त से। सैटरडे जावेद अब्बासी साहब, बहुत से लोग ये महसूस करते हैं, बहुत से जो एनालिस्ट हैं वो दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस लाया जा रहा है पंजाब की पॉलिटिक्स में, और NA 133 में, NA 133 में उसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो वहां पे लॉन्च हुई है। आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव? मैं आपके सवाल से पहले जो आपने जरदारी साहब की सुनाई है, देखें, ये आईने पाकिस्तान कहता है, आईने पाकिस्तान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मुल्क के अंदर जब भी सेंसस होंगी, जब भी मर्दमशुमारी होगी, उसके फौरी बाद डीलिमिटेशन होगी। मर्दमशुमारी पहले हुई है, डीलिमिटेशन हुई है, अभी अगर होगी तो फिर डीलिमिटेशन होगी, और वो पाकिस्तान के तमाम हलकों के बारे में होती है।
और हमारे हल्के आबादी के बुनियाद पर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के वो तकसीम होते हैं, वो किसी फर्द की ख्वाहिशों के मुताबिक ना हो सकते हैं, ना किसी बरादरी की ख्वाहिश के मुताबिक हो सकते हैं, ना किसी को लाखों वोट कहीं से लाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल कोई इसका बेसिस नहीं हो सकते। वो जरूर है कि कानूनी रिक्वायरमेंट है कि जब भी सेंसस होंगे उसके बाद डिलिमिटेशन जरूर होगी। और अगर जरदारी साहब, लेकिन अब्बासी साहब ऐसे इल्जाम तो खैर लगते रहे हैं ना कि हल्के के बाहर से वोट पड़ जाता है लाहौर में, खास करके ये इल्जाम तो लगते रहे हैं पहले, खाली जरदारी साहब नहीं कहते। देखें यहाँ तो आरटीएस का सिस्टम बंद करके सारे वोट भी डलवाए जा सकते हैं। अभी ईवीएम का सिस्टम आया है, ये जिन्होंने लाया है वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे। जो आपका पहला सवाल था वो बड़ा इंटरेस्टेड था कि मैं इसको इस तरह देखता हूं कि पिछली दफा यहाँ से तहरीक इंसाफ को जिताया गया था, तहरीक इंसाफ के साथ वो ताकतवर कुव्वतें भी थी और सारे मामलात भी उनके लिए ठीक थे और उनको खड़ा किया गया है। इस दफा चूंकि तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकी, इस हल्के से नहीं जीती थी तहरीक इंसाफ इलेक्शन में, इस हल्के से तहरीक इंसाफ नहीं जीती सर। ये परवेज मलिक साहब का, ये परवेज मलिक मरहूम का जी मुझे पता है जी, शाइस्ता परवेज के हस्बैंड उनका वो जीते थे। नहीं मुझे पता है परवेज मलिक साहब जीते थे। और अभी जो उनके सेनेटर हैं उस वक्त एजाज चौधरी साहब उनके खिलाफ लड़े थे, 12,000 की लीड थी हमारी, लेकिन क्लोज कंटेस्ट बनाया गया था इस इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था। अब चूंकि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन से बाहर हो गई है, बनाया गया वोट तो फिर जिता ही देते अगर क्लोज कॉन्टेस्ट बनाना था। ये भाई नहीं, वो बड़ी कोशिश हुई है, कुछ हल्का में ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो हर हल्का जिताना जरा मुश्किल होता है ना। वो लेकिन आपका क्या ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पे इतना वोट ले लिया होगा? अगर इतना वोट लेते तो अभी अपना कैंडिडेट ना फील्ड में लाते। अभी ये बिल्कुल इन्होंने जानबूझकर अपने कैंडिडेट के कागज इसलिए रिजेक्ट किए कि ये जानते थे कि अगर इस वक्त हमारा कैंडिडेट लड़ा तो रिजल्ट कौम के सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हमारी असल वोट कितनी है। इसीलिए इन्होंने बड़ी होशियारी से अपना कैंडिडेट वापस लिया। जो वोट पीटीआई की तरफ गया था, मुझे लगता है कि वो अब स्विंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया है, क्योंकि पीटीआई मुझे लगता है कि अब इस रन से काफी दूर चली गई है। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आपका इस पे। आमिर कियानी साहब का रद्द-ए-अमल ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा दिलचस्प कमेंट किया उन्होंने, बड़ा दिलचस्प एनालिसिस है सेनेटर साहब का आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने बहुत ही दिलचस्प बात की। ये तो एक आम तासुर, एक आम इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ ने N133 से स्ट्रेटिजिकली तौर पर उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हल्का ही PMLN का था, PMLN ने जीत जाना था और PMLN ने फिर ज़ाहिर है उस पर नारे मारने थे कि देखें हम एक बार फिर जीत के तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई। लेकिन अब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया कि PMLN की लीड इतनी ज़्यादा होनी थी कि तहरीक इंसाफ का जो 2018 में जहाँ 12,000 की लीड थी वो चीज़ जो है उसका पोल खुल जाना था। यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आमिर महमूद कियानी साहब, आपने पोल खुल जाना था आपके 2018 के इलेक्शन का, इस वजह से आप लोगों ने विड्रॉ करके यहाँ से जुड़ जाए। जावेद अब्बासी साहब भाई हैं, अब मुझे उनकी कोई लॉजिक समझ नहीं इसलिए आ रही कि अगर खुला मैदान इनको मिल भी गया, जो कि ज़ाहिर है गलत बयान नहीं है, क्योंकि हम हाई कोर्ट भी गए, हम इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा हमसे वैसे ही ज़रा खफा रहता है। अच्छा, आप गए हाई कोर्ट? हाँ जी, हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन 2 अपीलें की, हाई कोर्ट में डबल अपील, दोबारा डबल मैच में भी गए, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमने तो एफर्ट की, लेकिन फिर भी चलो इनको इनकी दिल की तस्कीन के लिए बात करूँ कि अगर खुले मैदान में भी भाई आधे वोट नहीं ले सके, इनसे आधे उधर 90 लिए, इस बार 40 इन्होंने 6 लिए, यानी आधे वोट इनके गायब हैं कि लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया इस जमात में। लोगों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो लूट मार मची रही पिछले 40-50 साल, जो लोगों को बड़ा बज़ाहिर सबको पता है, वो इस चक्कर में बेचारों को आधी वोट नहीं मिली, ओपोनेंट ही कोई नहीं सही किस्म का। पीपल पार्टी की बात भी करेंगे, लेकिन मैं भाई साहब को कहूँगा अपने स्टेटिस्टिक्स चेक करें कि आपको इस हालत में भी ये हालत है कि आपको लोगों ने आधे लोग बाहर निकल के आपको वोट नहीं डाले उन्होंने। जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि फिर आपको तो फ्री हैंड मिल गया, तो फिर तो बहुत ज्यादा आपकी लीड होनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी पे, ना तो वोट ज्यादा पड़ा ना लीड है। आधा वोट पड़ा सर पहले से। देखें, ये चूंकि पब्लिक को पता चल गया था कि अब मुकाबला ही कोई नहीं रहा, इलेक्शन हमने वैसे ही जीत जाना है, इसलिए, और बाई इलेक्शन का टर्न आउट हमेशा थोड़ा होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट नहीं था कि उन्हें पता था कि मुकाबला ही कोई नहीं रहा। अगर ये मुकाबले में होते, ये सामने आते, इनकी लीड इतनी वोटें इनको मिलती जितनी पीपल्स पार्टी को पिछले इलेक्शन में मिली थी,
इसलिए ये अपने इलेक्शन से मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। ये कैसे आप कह सकते हैं? पीपल्स पार्टी को 32,000 वोट मिला। सेनेटर साहब सॉरी, आपने हमारी कोर कमेटी की भी कहानी सारी सुना दी जो आप जहाँ नहीं है, और इलेक्शन की भी सारी कहानी छोड़ जो हुआ नहीं है। इसे तो फिर ना ही लीगल समझिए ना, ये तो मतलब कोई इसका जवाब नहीं है। नहीं कियानी साहब, आप अभी आपने खरीदी भी थी वोटें, वो कहाँ गई जो आप बेचते और खरीदते रहे, वो जो कैंपों में वो पड़ी होंगी, जाहिर है जो पड़ी है थोड़ी बहुत। जरा सुन ले पीरजादा साहब, आप इलेक्शन को कवर करते रहे, ये इफ्तिखार सब कवर करते रहे। मैन कैंडिडेट एक दफा होता है कि कुछ कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर जरूर रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी नहीं हुआ कि कवरिंग कैंडिडेट के भी पेपर रिजेक्ट हो जाए। ये तारीख में पहली दफा इस हल्के में हुआ है। ये इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, वरना ये हो सकता था कि दोनों कैंडिडेट, फिर अगर ये ना होता तो किसी और मास दफा होता है कि आजाद कैंडिडेट को लड़ रहा होता है, लोग उसके पीछे पार्टी चली जाती है कि हम इसको जितवाएंगे इसलिए कि हम अपना वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं। जिस हल्के में आप इलेक्शन न लड़वाएं, आपको वोट बैंक वहां इंटैक्ट रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, इनको पता था महंगाई है, वोट नहीं मिलेगा। जब इनके अपने गवर्नर अब वो बातें कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, तो किसने वोट देना था? वो बड़ी होशियारी से ये एक पतली गली से निकल गए हैं और फिर इन्होंने इलेक्शन से पीछे हट गए, वरना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। इफ्तिखार अहमद साहब, चूंकि इसी हल्के का आपने भी जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि कैसे टीएलपी का इसमें असर रसूख था। टीएलपी की यहाँ पर वो भी, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने कहा कि वो तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ टेक्निकली नॉकआउट हो गई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आपको वहाँ दफ्तर खुला नजर आ गया, लाइटें वाइटें जली हुई थी। तो आपको क्या समझ आई है कि ये पीपल्स पार्टी का जो वोट और इनमें जो गैप इतना थोड़ा है? क्योंकि सर जावेद अब्बासी तो ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई यहाँ से लड़ती तो उसकी जो लीड थी 2018 की, उसका पोल खुल जाता। लेकिन यहाँ तो फिर वही लीड पीटीआई को भी थोड़ी रह जाती, पीएमएलएन की पीटीआई के ऊपर तो 13-14 हज़ार की लीड है खाली अब शाइस्ता परवेज वालिद साहब। अगर 17% अगर वोट पड़ेगा तो उसी रेशो से सबके वोट कम होते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा फलसफा नहीं है जो समझ में ना आए, ऐसी कोई बात नहीं। आई डोंट एग्री विद इट। सिंपली देखना यह है कि क्या इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है, जिसका पहला सबूत ये इलेक्शन है, कि आइंदा की ऐसी पार्लियामेंट होनी है जिसमें पीटीआई भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, पीएमएलएन भी हो, मौलाना फजल रहमान भी हो, टीएलपी वाले भी हो, सारे हों। तो सारे तो फिर ऐसे ही हो सकते हैं। ऐसे कैसे? ये तय कर लिया जाए कि जो नशिस्तें टीएलपी ने लूज की हैं अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वोटों से 5-7 हज़ार के डिफरेंस से, वहां पे काम कर लिया जाए। दूसरा है कि ये तय कर लिया जाए कि भी देखो अगर इक़्तिदार में आना है तुमने हमारे साथ, तो ये 24-25 सीटों पे तुम कंटेस्ट नहीं करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होने दो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीसरी बात है कि जो अब ये कैनी साहब भी आपके पास मौजूद हैं और उनके दूसरे साहब क्या नाम है उनको, वो भी मौजूद हैं, अफसोस कि उनकी आवाज नहीं आ रही। वोटर को इजाजत है अपना वोट रजिस्टर करवाने की। नहीं, आपने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये पहला उसकी तरफ इशारा है, तो नई पार्लियामेंट क्या होगी? उसमें किसी भी जमात को सबकत नहीं होगी, कोई भी जमात डिसाइसिव शक्ल में नहीं होगी, ये आप कह रहे हैं? मैंने यही फिक्र कहा है, मेरा ख्याल है मैंने यही कहा, इसका इंग्लिश तर्जुमा कर लें, फ्रांसीसी में कर लें, जर्मनी में कर लें, मैंने यही कहा। अब जरा अगली बात भी सुनिएगा। अब यह है कि वोटर को रजिस्टर करवाना होता है, हर आदमी को रजिस्टर करवाना होता है और अपना वोट जो है वो ट्रांसफर भी करवा सकता है विद इन ए सर्टेन टाइम। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले वोटर अपना वोट जो है ट्रांसफर करवा सकता है। बात बड़े गौर से सुनने वाली है डॉक्टर साहब। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तों को जो हक राय दे दिया जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी सोचिए तो सही कि उनको इस बात का भी हक दे दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2000 से लेके 5000 तक जीती हुई हैं, वो अपने वोट उधर ट्रांसफर करवा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आइन और दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन उनको इस हक से महरूम नहीं कर सकता।
अच्छा। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, रहता मैं जर्मनी में हूँ। मेरा वोट रजिस्टर गुजरात में हुआ है, लेकिन इलेक्शन से पहले मैं गुजरात के बजाय एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे मुझे इशारा किया जाएगा, मैं वहाँ पे वोट। ये अब एक पूरी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये एनालिसिस है, ये स्पेकुलेशन है, ये खबर है। यू मे कॉल इट एनीथिंग। अच्छा, क्योंकि आमिर यानी साहब हिला रहे हैं सर ऐसे एक सेकंड मतलब मैंने जो फैक्चुअल बात की है, डिनाई करें क्या वोट रजिस्टर नहीं, वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्या वोट इलेक्शन शेड्यूल से पहले लिखा नहीं जा सकता? क्या ये स्टडी हो नहीं चुकी कि अगर नहीं हुई तो हर जमात करती है कि कौन सी सीट है जहाँ पे कितने वोटों से हम हारे हैं, कितने वोटों से जीते हैं? मैंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी खुदा ना खास्ता जो अनहोनी हो, या जो अपना पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लोग जानते हैं डायमेंशन उनको समझ ना आ रही हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कह दी। मैंने तो ये कहा अगले इलेक्शन को एक ऐसी पार्लियामेंट लाने की कोशिश की जाएगी जिसमें सब खुश हो जाए। अच्छा, जरा आप रुके, आमिर कियानी साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। आमिर कियानी साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं। देखिए बात ये है कि जो मेरे भाई इफ्तिखार साहब ने जो गुजारिश। अच्छा इफ्तिखार साहब बात डॉक्टर साहब एक मिनट ब्रेक हो जाएगी सर। डॉक्टर साहब सुनिए, मौका दो सर इफ्तिखार साहब। मैं कियानी साहब आपको मौका दूंगा। डॉक्टर साहब कोशिश कीजिएगा कि नो पर्सनल गुफ्तगू प्लीज। अच्छा, पर्सनल गुफ्तगू नहीं, लेकिन टेक्निकल जवाब। देखिए टेक्निकल जवाब, देखिए जहाँ तक मैं 3 इलेक्शन लड़ा हूँ, 96 में लड़ा, 2002 में, 97 में, 2002 में और 18 में। ये डॉक्टर जो बात की इफ्तिखार साहब ने किया है किसी हद तक, बहुत कम हद तक ये ठीक है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसीज में जो चेंज जब आती है तो इस तरह होती है कि वो दोनों पार्टीज या कोई बंदा भी उनको एप्लीकेशन टाइम दिया जाता है कि आप अप्लाई कर दें। अगर जो कंस्टिट्यूएंसीज वो जो इलेक्शन कमीशन डिफाइन करता है उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन है आप आ जाएं। देखिए उसमें अगर एक यूसी भी मेरी बात को मुकम्मल अगर होने देंगे उसके बाद आप वो बात तो उनकी होने देंगे, बात हो ही नहीं ना बात तो मैं डिलिमिटेशन की बात नहीं कर रहा सर। डिलिमिटेशन से ही तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी की वोट होती है ना भाई मेरे। सर मेरी गलती सुन लो इफ्तिखार साहब, आप आज मूड जो बोलने ने सर सुनने ने मूड नहीं आज लगता है। गल सुना लेकिन सुनने वाले ने समझ आएगी मैं क्या की है। ਉਹ ਭਾਜੀ मैं डिलिमिटेशन की गल ही नहीं कर रहा, मैं तो गल कर रहा एक हल्का है जिथे ਤੁਹਾਡਾ मेरा इलेक्शन होया, ਤੁਸੀਂ 5000 वोटों को जित गए हो। मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं उसका भी जवाब आपको दे रहा हूँ। मैं पहले आपके जवाब जो इनिशियली आपने इनिशिएट किया था दोनों तरफ आ रहा हूँ। ये आपने जो कहा ना कंस्टिट्यूएंसी चेंजेस, वो जरदारी साहब के हवाले से बात कर रहे थे। कंस्टिट्यूएंसी चेंजेस होती हैं, अभी अटक में थी 3 सीटें थी 2 हो गई, कंस्टिट्यूएंसी चेंज हुई, वार्ड जगह नहीं सर सुन, मैं अभी वहां भी आता हूं। वार्ड पूरी का पूरा शिफ्ट होता है और लोग पता है कैसे करवाते हैं कि उनके फैमिलीज बरादरियां वहां होती हैं, वो एफर्ट करके वो यूसी या वार्ड को उठा के लाते हैं। ऐसी बात भी नहीं जो ये कह रहे, इतनी भी ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं है। अब आगे नेशनल आईडी कार्ड पे, वो तो पहले उनकी बात का जवाब। सेकेंडली देखें ऐसा नहीं है कि जर्मनी वाले ने डिसाइड करना है कि मैंने किस वार्ड में जाना है, ये नादर डेटाबेस पे ही होगा। उनका एड्रेस होगा, अगर वो कहीं रेंट पे रह गए उनका एग्रीमेंट, आपका रेंट एग्रीमेंट होगा जो कि हर पाकिस्तानी पे लागू है। ये नहीं है कि जर्मनी में बैठा कहते जी मैं तो कराची वोट देनी है, इट्स नॉट लाइक दैट। देख सर सुन लेना सर, आपने जो बात की है ना, आपने ऐसी कंस्पिरेसी माशाल्लाह भाई सुन तो सर सुन लेना, आप पता क्या कर रहे हैं आप आपकी मेरी डिबेट का लोगों को कुछ फायदा होना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ क्या जो शख्स का वोट रहता वो जर्मनी में गुजरात का रहने वाला है, वो कहता है कि अब मैंने इलेक्शन में जाके वोट डालना लाहौर में, वो डाल सकता है? क्या ये मुमकिन है? यही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा है ही नहीं सर, है ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है ही नहीं है सर। अब आपका ये सेनेटर जो बनने जा रहा है ये रहने वाला कराची का है और इलेक्शन करा लिया उसने, हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं होता सर जी। ओ भाई क्यों नहीं कर सकता, मुझे वजह बताया ना। सर मुझे बता रहा हूँ, जावेद अब्बासी साहब भी एग्री नहीं। जावेद अब्बासी साहब, ये हो सकता है कि बंदे का असल में लिखा हुआ हो जर्मनी में बंदा बैठा है, गुजरावाला में हो उसका वोट, गुजरात में, गुजरात में, वो कराची जाके वोट डाल दे। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये कराची जाके गलत आप बयानी से बात काम ले रहे हैं। ट्रांसफर कर सकता है। वो कहता है मैं गुजरावाले में नहीं वोट डालना चाहता, मैंने रिहाई बदल ली है लाहौर का। ये सर वो तो हर बंदे को इजाजत है ना, ये जो बात अब ये बात। लेकिन अब्बासी साहब ये आसान काम है क्या? सेनेटर साहब देखें, एक तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन की जो अभी बात की है कि अगर ये नबी गए
जब फाइनेंस के हमारे एडवाइजर हैं तो इन्होंने अपना वोट सूबे में ट्रांसफर करवाया होगा, और आपके पास सूबे का वोट हो तो आप सेंट्रल पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन लॉज में ये जरूर है कि कोई आदमी अपनी वोटर किसी वक्त ट्रांसफर करवा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि या उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया और नया घर ले लिया। पीरजादा साहब आप कराची शिफ्ट हो गए, आपने पुराना अपना एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया है, और वहां आपने घर लेके फिर आप ट्राई करेंगे और आप अपना एविडेंस देंगे कि मैंने ये घर ले लिया है, मैं पुराना जो मेरा वोट था वो खत्म कर दें, मैं यहाँ वोट दूंगा, तो उस सूरत में वोट ट्रांसफर हो सकता है। जो बड़ा जरूरी कामों में जो लोग अपना चाहते हों करते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मास तौर पर ये चेंज करवाना ये अभी तक हमारी नजर से नहीं गुजरा। अभी तक नहीं गुजरा, एक ब्रेक गुजरेगा। अच्छा गुजरेगा, इफ्तिखार साहब नजर है कि गुजरेगा, ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। एक ब्रेक ले लें इफ्तिखार साहब, हमारे साथ ही रहें आप, चूंकि आपने एक बहुत बड़ी थ्योरी यहाँ पे लॉन्च कर दी है, आप हमारे साथ ही रहें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले डिस्कशन एक बड़े दिलचस्प नुक्ते के ऊपर फंसी हुई थी ख़त्म, वहाँ पे इफ्तिखार अहमद साहब ने ये कहा, उनका ये गालिबन एनालिसिस है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्मनी में एक बंदा बैठा है जिसका वोट तो असल में रजिस्टर्ड गुजरात में था, लेकिन वो लाहौर में अपने वोट को ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये पहला मौका है जहां पीटीआई और पीएमएलएन दोनों ही के नुमाइंदे इससे डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब, कियानी साहब यहाँ स्टूडियो में, इनका ख्याल है कि 26 बरस से प्रैक्टिकल सियासत कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपने एक थ्योरेटिकल आर्गुमेंट सामने रखा है, आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ थ्योरेटिकली टेक्निकली तौर पे मुमकिन है, मुमकिनात में से है, पॉसिबल है, लेकिन बाकी दोनों सियासतदान समझते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हो पाएगा? मैं क्या पूछ सकता हूँ कि ये जो बात मैंने कही है गैर आईनी है, गैर कानूनी है? नहीं, वन बाय वन अच्छी बात है, हम बात अगर प्यार से करें तो सुनने वालों को भी समझ आएगा हम क्या कह रहे हैं। क्या ये गैर आईनी है? क्या ये गैर असूली है? क्या आइन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन इसकी इजाजत देते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले मैं अपना वोट कहीं पे रजिस्टर करवा सकता हूँ? ये कह रहे ना मलकियत और घर की प्रॉपर्टी की मलकियत इज नॉट द पार्ट ऑफ द वोट, ओके, इट इज द एड्रेस ओनली। आई कैन बी a किरायादार और समथिंग लाइक दैट। मलकियत इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपकी मलकियत हो तो आपका वोट का हक होगा। नो, ये खिलवाड़ होगा ये सोचना भी के साथ और आइन के साथ। देखें आराम से सेंटेंस कहना चाहता हूं। नाम में अच्छा जी, मैं आप ही की तरफ आना चाह रहा हूं। जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर साहब को हमने तो कहा ही नहीं है। नहीं, सेनेटर साहब को हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सके थे ब्रेक से। सेनेटर साहब, क्या बहुत बड़ी तादाद में ऐसा हो सकता है, मैंने अकेले कर लिया, मेरे चंद रिश्तेदारों ने कर लिया, 200, 400, 500 लोगों ने कर लिया, लेकिन क्या लाखों लोग ऐसा कर पाएंगे? देखिए पीरजादा साहब, आप एक रिक्वायरमेंट है शायद अभी अगर इसको पढ़ा जाए तो देखें कि अब उन्होंने ये इसको लिंक कर दिया था कि नादरा के आईडी कार्ड में आपके 2 एड्रेसेस लिखे होते हैं। एक आपका लिखा होता है कि जहाँ परमानेंट आपका एड्रेस है, और एक है जहाँ आप लोकल एड्रेस जिसको आप कहते हैं कि जहाँ रहते हैं। इनमें से दोनों में से किसी एक एड्रेस पे सिर्फ आप वोट रजिस्टर करा सकते हैं, आप दोनों पे नहीं जा सकते। अगर कोई आदमी अपनी वोट ट्रांसफर करवाएगा तो उसको सबसे पहले आप ये भी करना पड़ेगा कि उसको अपने एड्रेस जो है वो भी चेंज करवाना पड़ेगा आईडी कार्ड से। वो चेंज करवाएगा, वो फिर कहेगा, एविडेंस देगा कि मैंने ये एड्रेस चेंज करवा लिया है, मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, मैंने बेशक किराए पे घर ले लिया है, लेकिन मैंने वो रेजिडेंट छोड़ दिया है, वो सूबा छोड़ दिया है, वो जिला छोड़ दिया है। इस सूरत में सिर्फ वोट ट्रांसफर हो सकता है, वैसे इसके अलावा सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन से वोट ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक आदमी जो जर्मनी में बर्लिन में रहता है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक आदमी जो जर्मनी में रहता है, बर्लिन में रहता है, उसका परमानेंट एड्रेस गुजरात का है, टेम्पररी एड्रेस उसका इस वक्त जर्मनी का है, वो दूसरा परमानेंट एड्रेस चेंज करवाएगा, अपना लाहौर में लेकर आएगा उसको। जी, पर वो एक एक एड्रेस उसे चेंज करवाना पड़ेगा, उसकी बिनाद पर ही वो जाके कहेगा जी कि देखें मैंने ये कुछ घर ले लिया है, मैं किराए पर परमानेंट एड्रेस चेंज ही नहीं हो सकता। ठीक है, किराए पे परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज हो सकता, वो टेम्परेरी हो सकता है। अच्छा, किराए पे परमानेंट एड्रेस दीजिए। बहुत ज्यादा इफ्तिखार साहब, ये इफ्तिखार साहब आप कानूनी तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अल्लाह का वास्ता ये नया कहानी ना डालो कि किराएदार का वोट नहीं हो सकता। तो ये क्या कर रहे हो जुल्म अपने साथ भी और आइन के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ और इलेक्शन प्रोसेस के साथ। ये कहाँ लिखा हुआ है कि किराएदार वोटर नहीं हो सकता? सर बड़ा लंबा, ये किसी ने नहीं कहा। और लेकिन इफ्तिखार साहब, किरायादार देखिए परमानेंट, अगर उसका
और सिर्फ परमानेंट एड्रेस क्या है? परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ आप रिहायश पजीर हो, दैट इज परमानेंट एड्रेस। समझ आई? ये होता है, ये नहीं है कि मैं किराएदार हूँ और मैं रह रहा हूँ एक जगह पे तो मैं वोटर ही नहीं हो सकता। अजीब बात है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर मैं बावन नगर में रहता था और बावन नगर से मुझे लाहौर आए हुए 6 साल हो गए हैं तो मैं जाके बावन नगर में वोट डालूंगा? नहीं जनाब, मैं दरखास्त दूंगा, वोट चेंज कराऊंगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इफ्तिखार साहब, जो लोग एक्सपर्ट पाकिस्तानी हैं उनका जो टेम्पररी एड्रेस होगा वो तो जर्मनी का होगा उसका, तो वो अपना परमानेंट एड्रेस तब्दील करवाएगा तो कितने लोग ये कर पाएंगे? अब मुझे देखें, मेरा ख्याल है कि मुझे विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, मैंने इंतहाई बुनियादी एक पॉइंट रेज कर दिया है। ठीक है, जो वोटर है वो अपना वोट चेंज करवा सकने का हक रखता है। ठीक है, इस हक को फिल वक्त आइन, कानून और इलेक्शन रूल इजाजत देते हैं। अब मेरा जो शक और शुबा है, खदशा है, कुछ हलकों में ऐसे 2-4 हजार वोट इकट्ठे करने नामुमकिन नहीं है। पूरे पाकिस्तान से या हर हल्के से? नहीं, अपना एक मसलन एक हल्का मेरा और वहां पे 2000 वोटों की जरूरत है एक पार्टी को और वो इकट्ठे कर लेती है। उसमें से कुछ स्पेन के हैं, कुछ जर्मनी के हैं, कुछ जो उनके जो डाई हार्ड हैं वो करवा कहते हैं हम यहाँ पे वोटर पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ठीक, कौन सी अदालत उनको इनकार करेगी वोट ट्रांसफर कराने से? ठीक है, और उनका वोट ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? एक आपने खतरे की तरफ इशारा कर एक आपने मुमकिनात में से खतरे की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर 1 करोड़ वोटर है एक्सपर्ट, नहीं सर, ये उसमें से कितने लाख ये कर पाए? बुनियादी बात ठीक ही है, उसके ऊपर थ्योरी थी। देखिए ये अब कह रहे हैं हर हल्के में 2000 लेट से गिन के 1000 भी कर लें तो 300 हल्का, यानी 3 लाख लोगों को पहले आप पूरा माइग्रेट कराएंगे पेपर में। उनका एक सर गुजारिश सुन सर, अब सर इफ्तिखार भाई 2 मिनट सुन भी लेना, सुन तो लेना, यानी सर नहीं ना बात, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सुनते नहीं सर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बोलने तो देना हमें। अब ये प्रॉब्लम ये कि थ्योरियों पे थ्योरी पिंडी का हमारे थ्योरी पे थ्योरी है। हम भी 3 इलेक्शन लड़े हुए हैं, इफ्तिखार साहब इलेक्शन सेल में बैठ के बातें कर रहे हैं, हम ग्राउंड में बैठ के बातें कर रहे हैं। 2000 वोट के बादशाह आदमी है, 2000 वोट। और सर कभी कभी गलत भी हो जाती है बात, सर सुन लेना, 2000 वोट कहां से पाकिस्तानी जो स्पेन में यूरोप में रहता है कि 4 लाख बंदा चाहिए। आप आईनी तौर पे ठीक कह रहे होंगे सर, आईनी इन्होंने पता क्या किया? हाँ। आईनी चीज को इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी थ्योरी बेस कर दी उसके। हाँ। अब बात ये ठीक है कि कहने कि जी वो चेंज हो सकता है, वो उसके जिस घर में वो जाएगा उसको रेंट एग्रीमेंट टेस्टेड चाहिए, एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये मैच माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये गलत बयानी है। देखिए सर मेरा मतलब है कि आप जब 2-3 लाख बंदों की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली इफ्तिखार साहब जो मुझे तो सर आप बेसिक बात को ना उसको आप बड़ा थीसिस पे ले गए हैं। इफ्तिखार साहब बड़ी मुख्तसर बात थी सर, आपकी बात को हजारों लोगों ने अक्रॉस पाकिस्तान एक्सपर्ट से भी सुन लिया है, इलेक्शन कमीशन तक भी आपकी बात पहुंचेगी, हुकूमत तक भी पहुंचेगी, मीडिया तक भी बात आपकी पहुंची है। थ्योरेटिकल आर्गुमेंट आपका ठीक है, लेकिन उसके रास्ते में प्रैक्टिकल रुकावटें इतनी ज्यादा हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट लेना है, उसको अटेस्ट करवाना है, आजकल उसके लिए फाइनेंस, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके लिए चेक पेमेंट करनी है। आजकल रेंट एग्रीमेंट जो है वो भी ज़ाहिर चेक से होता है, उसका भी एक एग्रीमेंट बनेगा, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। मैंने जो अर्ज करनी थी अर्ज कर दी। ठीक है, मैंने आइन की बात की और ट्रांसफर ऑफ वोट के हवाले से की। जो दोस्त इसको गलत समझते हैं वो कानूनी तौर पे मुझे नुकात बता दें कि इफ्तिखार साहब आप जाहिरों वाली बात मत करें, वोट ट्रांसफर किसी जगह नहीं हो सकता और आईनी तौर पे आप गलत बात कर रहे हैं। भाई इतनी बात है, ये कहना यार आप रेंट एग्रीमेंट की कह रहे हैं, अगले पता नहीं वोट की खातिर क्या क्या लिख के दे देंगे। जिन्होंने ये काम करना है वो सब कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं। ये ऐसे तो एक्सरसाइज नहीं हो रही ना,
ऐसे तो लड़ाई नहीं हो रही ना। इस मशीन को इस्तेमाल करना है और इनको वोट का हजूर देना है। हाँ, वो वोट का आगे मोबाइल पे बैठ के सर ट्रांसफर के लिए नहीं है, वो मुर्दागी वोटें पड़ती हैं उनके लिए। सवाल है यार। अच्छा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप भी चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ ही रहे हैं, पिछले सारे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा आपसे ये डिस्कशन हुई है, आपको भी लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाने का बुनियादी मकसद ये वोट ट्रांसफर करना होगा? देखने वो इफ्तिखार साहब शायद हम अपनी बात में समझा नहीं सके कि ये इलेक्शन लॉज में ये बात मौजूद है कि कोई आदमी अपनी वोट ट्रांसफर करवा सकता है, ये हम सारे मान रहे हैं, लेकिन उसके लिए सर्टन प्रोसीजर हैं जो उसको करने पड़ेंगे। बगैर वो सर्टन प्रोसीजर जो है, वो सर्टन रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम कहते हैं कि वोट ट्रांसफर नहीं हो सकती। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, वोट ट्रांसफर कराने का तरीकाकार मौजूद है, वो लिखा हुआ है और वो मुमकिन है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का तल्लुक है पीरजादा साहब, वो हम नहीं कह रहे, हमसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। वो कह रहा है कि ये नए इलेक्शन को रिग करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होगी। वो कह रहे हैं कि अगर ये मशीन इंट्रोड्यूस हो गई तो आने वाला इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इस इलेक्शन की मौजूदगी में हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। तो जिस अदारे ने ये इलेक्शन करवाना है, जिसको आईन पाकिस्तान ने ये इख्तियार दिया हुआ है, जिसके जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, वो इतनी पोजीशन ले चुके हैं, तो उसके बाद अब क्या जस्टिफिकेशन या क्या मॉरल ग्राउंड हमारे पास मौजूद है कि हम इस मशीन को ताकत के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन आप हुकूमत का जोर देखें कि कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें फैसला होता है कि अगर उन्होंने ईवीएम मशीन इस्तेमाल की तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पैसे बंद कर देंगे। ये तो कल कह देंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया, हुकूमत का मौका ले लें। 1 मिनट रह गया है। नहीं सर, नहीं 1 मिनट रह गया, जरा गवर्नमेंट का मौका इस पे ले लें। जनाब मेरे भाई को ये पैसे बंद कर देंगे। नासिर अल मुल्क की रिपोर्ट 2015 की पढ़ लें, उसमें सारी इलेक्शन कमीशन ने इसी पे इंसिस्ट किया जी कि ये चीजें जो खराबियां आ रही हैं, अगर हम मशीन यूज करेंगे तो उसमें एडवांटेज है। वो रिपोर्ट पढ़ लें। उन चीफ जस्टिस के दौर में वो उन्होंने चेयर किया था और इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, तो उन्होंने रिपोर्ट। आप लोग डिटरमिन्ड है कि मशीन सर वो तो होनी है, जाहिर है दुनिया में हो रही है। इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत वहां हो रही है, दुनिया के ब्राजील में हो रही है, बड़ी बड़ी जमहूरियत में हो रही है। टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, ये आज नहीं, इनके लिए हमारे लिए नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ने आगे आना है। ये अब जितना मर्जी जोर लगाएं, ये तो नेचुरली, आप घर का फोन तो 4 साल में लगता था, मोबाइल हर बच्चे ने उठाया हुआ है। सो ये तो ऐसे बचकाना बातें जो वो कर रहे हैं। जहां तक अच्छा हर चीज की ये बताते हैं, मुझे तो लगता है कि हमारे मेंबर हैं कि जी कोर कमेटी में, कैबिनेट में ये बात हुई, और भाईजान कैबिनेट में कोई बात नहीं हुई। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू थी। आमिर कियानी साहब का भी, जावेद अब्बासी का और इफ्तिखार अहमद साहब का बहुत शुक्रिया। और इन्फॉर्मेशन भी थी, इंफॉर्मेटिव भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। वक्त मेरा खत्म हो गया आज, इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो